Hi everybody, welcome you all to UPSC Logi. We are yet here back again with another paper, GS पेपर 2, जो कि आज ही हुआ है। और GS पेपर 1 जो है वो मॉर्निंग में हुआ था और पेपर 2 सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो ये पेपर में क्या क्वेश्चंस थे, किस तरह का पैटर्न था, वो हम समझेंगे। जिस तरह से हमने पेपर 1 का एनालिसिस भी किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। उसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे। उससे पहले इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर लेते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट स्किप रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। सिमिलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं हर पेपर में, मगर हमेशा फिर भी आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। तो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज दैट 20 questions are there which are printed both in Hindi and English language. All the questions are compulsory. The number of marks carried by a question is indicated against it. Answer must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on cover of this question come answer, that is QCA booklet, in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. तो जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया था उसी में आपको एग्ज़ाम लिखनी है, और किसी और भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसी तरह से आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इन वर्ड लिमिट 150, और 11 to 20 आपको आंसर करना है 250 वर्ड्स में। यानी कि दो तरह के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के। और ऑब्वियसली आपको इन वर्ड्स के लिमिट को ध्यान में रखकर ही आंसर लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए, वैसे तो नेगेटिव मार्क्स जो हैं, आई मीन कोई आपके क्वेश्चन वर्ड्स को काउंट नहीं करेगा, मगर हाँ आप एक्सेसिवली ज़्यादा लिखते हैं या थोड़ा बहुत मतलब अगर एग्जामिनर की नज़र में आ जाता है कि आपने एक्स्ट्रा लिखा है तो हाँ हो सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएं। देखिए, ज़्यादा लिखना कोई बहुत अच्छी बात वैसे भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है दैट इज़ ऑफ 3 आवर्स, है ना। देखा आपने, 3 आवर्स का पेपर है। और क्वेश्चंस कितने हैं हमने देखा, टोटल क्वेश्चंस आर 20। तो इट विल बी अ वेरी हर्क्यूलिन टास्क टू कंप्लीट द पेपर इटसेल्फ। तो अगर आप एक में देते हैं तो दूसरे आंसर्स से आपको टाइम की कटौती करनी पड़ेगी, और एक बैलेंस्ड जो है वो आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि आप अपनी फुल परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम को जो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए होनी चाहिए वो आप ना दे पाएँ। तो दैट्स हाउ एवरी मिनट काउंट्स, और वो आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करना है आपके पूरे पेपर को। और टाइम को मैनेज करना अगेन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिजनेस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। देयर इज़ अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कॉमेंट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इज़ अ कॉमन टॉपिक which we all read in polity. So this question wouldn't be hard for many of us to answer. Recent amendments to Right to Information Act will have profound impact on autonomy and independence of Information Commission. Discuss. So Right to Information Act has been in news for a long time, and again this question is inspired from current affairs. How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. So cite some recent examples. So obviously you have to quote various examples in this. Then question number 4, the judicial system in India, which is again a very beautiful question. System in India and UK seem to be converging as well as recent terms. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nation in terms of their judicial practices. देखिए, इसका जो एक बेस है वो आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, बट नॉट ऑल वुड बी इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन की लिमिट जो है वो है 150 वर्ड्स की। तो ऑब्वियसली आपके पास लिखने को काफ़ी कुछ हो सकता है, मगर आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है और 150 वर्ड्स में कैसे आपको अपनी बातें रखनी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी देखिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस यानी कि दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। तो इट वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क टू कवर दिस आंसर इन गिवन लिमिट ऑफ वर्ड्स। देन वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फेज आई गेस। डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड to impart objectively to office of the speaker of Lok Sabha? What could be the implication for the robust functioning of parliamentary business in India? This question is also a generic question that we keep crossing, and it wouldn't be hard for people to answer it.
Next question: in order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed, particularly in field of geriatric and maternal health. Discuss. Maternal health care, discuss. So this answer has to be written in 150 words. Next question: institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। देखिए सिविल सर्विस कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, कुछ एक बेसिक आइडिया एज अ एस्पिरेंट हम सभी के पास होता है। उसी तरह से आपको और एक कदम आगे चल के इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। द emergence of fourth industrial revolution, digital revolution has initiated ई-गवर्नेंस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए आप सभी को पता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कब शुरू हुआ था, है ना, किस तरह से आया था। तो उसी तरह से देखो सेकंड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो डिजिटल वर्ल्ड को कहा जा सकता है, या डिजिटल रेवोल्यूशन को हम कहते हैं कि ये फोर्थ रेवोल्यूशन है। इकोनॉमिक्स में भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो पेपर 3 का देखिए यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग हमको दिखती है कि पेपर 2 में भी पेपर 3 का पूछा है, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये ओवरलैप है एक तरीके से। तो उसी तरह से देखिए आप एकदम ये बात नोट कीजिए कि एकदम आप वो नहीं हो सकते हैं कि कन्फाइंड नहीं हो सकते हैं कि पेपर 2 है तो सिर्फ पॉलिटी पूछा जाएगा या और सिलेबस गवर्नेंस पूछा जाएगा या ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए कुछ हटकर भी पूछा जा सकता है, कुछ अलग भी पूछा जा सकता है। यू हैव टू बी यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, एंड यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन एज वेल। जो भी आपने पढ़ा है किस तरह से उन पॉइंट्स को आपको लाना है, बिकॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको। critically examine the role of WHO is in providing global health security during the कोविड-19 पेंडेमिक। ये आप देखिए कि WHO का तो खासा रोल रहा है कोविड-19 पे, और क्रिटिकली एग्जामिन बोला है स्पेशली, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ेंगे कि किस तरह से डिले किया WHO ने रिकॉग्नाइज करने में। ताइवान कंट्री थी, उसने उस इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी डिक्लेयर कर दिया था कि समथिंग इज़ वेरी सीवियर, है ना, चाइना के अगेंस्ट उसने जब कहा था। और उसी तरह की बातें हैं कि WHO ने पता होने के बावजूद भी ऐसे पेंडेमिक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, बीइंग द सोल ऑर्गेनाइजेशन। तो उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आगे जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं या पूरा एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जो भी है आपको लगता है, दैट यू कैन कोट। Question number 11. Indian Constitution exhibits centralizing tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of epidemic Disease Act 1897, Disaster Management Act 2005 एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट। देखिए ये जो है आपको अच्छे से न्यूज़ में था काफ़ी हद तक, क्योंकि कोविड-19 के लिए हमारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, तो उसको भी हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंतर्गत ही डील किया है। तो दीज टू एक्ट्स तो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में थे ड्यूरिंग कोविड-19, और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन: जुडिशियल लेजिस्लेशन इज़ antithetical to the doctrine of separation of powers envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions praying for issues guidelines to executive authorities। देखिए जुडिशियल लेजिस्लेशन पर ये क्वेश्चन है, और अगर आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप रीड करिए, एक बार, दो बार, तीन बार रीड करिए, मगर आंसर आपको बिल्कुल क्वेश्चन के उसमें कंसिडर करते हुए करना पड़ेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन ने पूछा कुछ और है, आप जल्दीबाजी में कुछ और लिख दें। तो यू कैन रीड द क्वेश्चन एज फार एज यू गेट द क्लैरिटी ओवर इट। Next question: the strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of functionaries and funds to contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent time। देखिए जो ऊपर की फेज़ है वो थोड़ी सी क्रिटिकल नज़र आ रही है, मगर जो नीचे की लाइन्स है क्रिटिकली चैलेंज ये जो आपको लाइन दी गई है कि आपको बताना है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ईजी। और अगर आपको मतलब फर्स्ट उसमें अगर थोड़ा बहुत आपका है तो नीचे का आप बैलेंस कर सकते हैं आंसर को। तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन। तो हाफ इट इज़ मीडियम लेवल, हाफ इट इज़ लिल कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप ऐसे एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि हाँ आपको स्टिल ये क्वेश्चन पूरी तरह से आता है, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग इट्सेल्फ इज़ अ ब्यूटी। आप
कैसे लिखते हैं, लॉट डिपेंड्स आपने कितनी प्रैक्टिस की है, वही क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस किए थे। ऐसा तो बहुत ही रेयर चांसेस में होगा, मगर जितनी आपने प्रैक्टिस की होती है वो एग्ज़ाम वाले दिन ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है। अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। राज्यसभा हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम यूजलेस स्टीफनी टायर टू most useful supporting organ in past few decades, highlight the factors as well as areas in which the transformation could be visible. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ जनरल क्वेश्चन। राज्यसभा के क्या रूल्स हैं ये सब हमें पता होता है, लक्ष्मीकांत की बुक में भी हमने पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये मगर आपको एक बात तो नज़र आ ही रही होगी कि लक्ष्मीकांत का मेंस में उतना रोल नहीं रह जाएगा जितना कि करंट अफेयर्स और आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हैं, साथ ही दूसरे पेपर्स को आप कितना इंटरलिंकेजेस बनाने में मतलब सक्षम हैं, उस पर भी बात डिपेंड करती है कि आप कैसा आंसर लिख कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. Answer in 250 words. देखिए, women जो टॉपिक है that has been vividly mentioned in the syllabus, और ये जेंडर जस्टिस एंड ऑल अगर ये इशू मेंशन है तो ऑब्वियसली ये सब उसके साथ ही में आते हैं एज अ सब टॉपिक्स, तो इट वुडंट बी हार्ड फॉर यू। मगर हाँ ये है कि देखिए सभी को पता है कि लिखना क्या है, मगर कैसे लिखना है आपके मार्क्स उसी के बेसिस पे मिलेंगे। प्लस आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह इसमें मेंशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम को आंसर को और ऑथेंटिक बना सकते हैं, रिलायबल बना सकते हैं एग्ज़ामिनर के लिए। जितना वो लगेगा कि देखिए आपने जितना एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा हुआ आप उसमें लिख रहे हैं, उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। मतलब यहाँ नहीं कि ये नहीं कि आप अपनी ही हवाबाजी में अगर आप लिख देते हैं तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कहानी लिख देते हैं मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, बात समझ रहे हैं आप। वैसे तो मेंस तक जब इंसान पहुँचता है तो उसको ऑलरेडी बहुत नॉलेज होती है कि किस तरह से आंसर करना है, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाते हैं उस, और जहाँ पर हमें एक परफॉर्मेंस जो है हमारी अचीव हो जाती है कि हमें इस तरह से इसको किसी भी क्वेश्चन को टैकल करना है। Microfinance as an anti-poverty vaccine is aimed at asset creation and income security of rural poor in India. Evaluate the role of self-help groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India. Again देखिए women पे question है, और माइक्रो फिनेंस, एंटी पावर्टी वैक्सीन्स, देखिए इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे जो है वो क्वेश्चन है। तो ये आप जो की वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करिए, हमेशा अंडरलाइन करिए, या जो मार्जिन होती है साइड में लिखिए, ताकि ये जितने भी पॉइंट्स मेंशन हैं ये छूट ना जाएं जब आप आंसर कर रहे हैं। उसी तरह से वापस देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आपका इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है, मगर ये है पेपर 2, जीएस पेपर 2, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो ओवरलैप्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ज़्यादा चर्चा में था, एक अवेटेड पॉलिसी थी जो हमने बहुत वेट की है। इज़ अ कन्फर्मिटी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 2030, इट इंटेंड्स टू रीस्ट्रक्चर द रीओरिएंट एजुकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। देखिए अब नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सबने पढ़ी होगी, क्योंकि देखिए एजुकेशन पे बात हो रही है, एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि क्या इसमें अलग आया है, क्या होने वाला है एंड एवरीथिंग। मगर गोल 4 2030 के साथ हमने इसको रिलेट कभी मतलब मुश्किल ही किया हो, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, कि जब एकदम से मिलेगा किसी को ये पढ़ने में, तो वो कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, या कितनी समझ आपकी उस टाइम पे काम कर रही है, वो एक देखने वाली बात रह जाती है एग्ज़ाम में, और वही डिसाइड करती है कि आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे या नहीं। Quadrilateral Security Dialogue Quad is transforming itself into a trade bloc from a military alliance in present time. देखिए क्वाड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। देखिए न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि मलाबार एक्सरसाइज हुई, उसमें ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया पहली बार एंड ऑल दोज थिंग्स। बट देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेड ब्लॉक, हाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस, नॉट जस्ट अ मिलिट्री अलायंस बट एक ट्रेड ब्लॉक के तौर पर भी जो क्वाड है वो सामने आ रहा है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू
पोर्ट्रे योर आंसर। अब देखिए क्वाड के बारे में आपको और भी नॉलेज होगी, मगर आप उस नॉलेज को अगर आंसर में बयां करते हैं तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है शायद वो आप उससे थोड़े से डेविएट हो जाएं, क्योंकि क्वाड के बारे में हमें और बहुत सारी पता होंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा फ्लो कर रही होती है कई बार कि हम जो है क्वेश्चन को मतलब हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ पता है, मगर दैट कैन गो अगेंस्ट यू। तो हमेशा प्रिसाइज रहिए कि व्हाट द क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the significance of Indo-US defense deals over Indo-Russia defense deals discussed with reference to stability in the Indo-Pacific region? And you have to answer this in 250 words. देखिए ये last question था and I didn't realize that we have come to the last question, that is question number 20. जिन्होंने प्रिपरेशन की होगी, जो मेंस लिखते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल कई बार लग जाते हैं लोगों को, है ना। 6th अटैम्प्ट होता है, 5th अटैम्प्ट होता है, किसी का 4th अटैम्प्ट होता है, तब वो मेंस तक पहुंचते हैं। और एक झटके में हम पहुंच गए 20 क्वेश्चंस तक, तो बहुत हिम्मत लगती है। और देखिए एक एक नंबर से बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, एक एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होते हैं, रुक जाते हैं। तो ये जो एक था, ये किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आप ऐसे भी इंसान हैं जिसका यूपीएससी से ज़्यादा वास्ता नहीं है, मगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक प्रेरणा ले सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पढ़ना चाहेंगे या आप करना चाहेंगे, आप लिखना चाहेंगे, आप पहुँचना चाहेंगे। तो ये एक आपको प्रेरणा भी दे सकता है और आपको एक समझ भी दे सकता है। अगर आपको ऑलरेडी लिखना है मीन्स, तो आपको एक समझ भी दे सकता है कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को हॉलिस्टिक रखना है। कई बार बच्चे सारे जो नोट्स हैं वो अलग अलग बना देते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की, मगर हमने देखा कि किस तरह से मर्ज टॉपिक्स आ रहे हैं। तो टॉपिक वाइज शायद अगर आप बनाते हैं अपने नोट्स को, वैसे तो नोट्स जो हैं आजकल लोग कम ही बनाते हैं, अगर फिर भी आप इसमें हैं कि आपको नोट्स तैयार करने हैं, तो किस तरह से आपको एक मतलब हॉलिस्टिक वे में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक मर्ज्ड वे में टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने चाहिए, ना कि पेपर के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द पेपर। और लॉट डिपेंड कि आप अगर इसको मतलब और अच्छे से जो है इसका एनालिसिस चाहते हैं, तो वो राहुल सर विल ब्रिंग यू द एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस। उसके लिए आप बने रहिए चैनल पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव बीन feeling supported, or you have been felt help by the video, so that we keep coming on with these videos, and things keep inspiring us as well to do more such things for you all. That's all. See you very soon. Thank you.